हेलो लिसनर्स, मैं आपकी राइटर अनी उर्फ अनामिका। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। माफ करेगा अगर आपको ऑडियो में किसी भी तरह की परेशानी हुई हो, क्योंकि यह आवाज मेरी नहीं बल्कि एआई की है। चैप्टर 4, माई स्पाई वाइफ। अनामिका की आंखों में कुछ अजीब सा था। वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड और नाराज थी। ज्योति ने ध्यान से उसे देखा। उसे थोड़ा वक्त लगा, मगर वो समझ गई। वो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर से कमरे में कुछ ढूंढने लगी। कमरे में एक तरफ एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा रखा हुआ था। वह जल्दी से उस कपड़े की तरफ बढ़ी। ज्योति ने उस कपड़े को 4 हिस्सों में फाड़ दिया। उसके बाद ज्योति ने उस कपड़े को अनामिका की चूड़ियों पर कुछ इस तरह से बांध दिया कि उसकी चूड़ियां शोर ना करे। इसी तरह उसने बाकी के 2 टुकड़ों को उसके दोनों पैरों के पायलों में भी बांध दिया, ताकि पायलों की आवाज भी ना हो सके। ये सब कुछ होने के बाद ज्योति ने गहरी सांस ली। तभी उसके कानों में अनामिका की गहरी आवाज पड़ी, मुझे वो लाकर दो, मुझे चाहिए। ये कुछ चंद शब्द थे जो अनामिका के मुंह से निकले। पहले तो ज्योति को समझ नहीं आया कि अनामिका इस वक्त किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या चाहती है। लेकिन कुछ ही पल के बाद जब उसने उसकी बातों पर ध्यान दिया तो उसकी आंखें हैरत से भरी हो गईं और हल्के डर के साथ ज्योति ने अनामिका से कहा, आर यू श्योर कि तुम्हें तुम्हें वो चाहिए? अनामिका ने पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर सिर्फ एक नजर ज्योति को देखा। ज्योति को उसका जवाब मिल चुका था और वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और बस सर हिलाकर जवाब दे दिया। जिसके बाद वो दोनों ही कमरे से बाहर निकल गई। ज्योति ने अनामिका को मेन लॉबी में छोड़ा और वहां से चली गई। ज्योति के जाने के बाद अनामिका तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल में ना कोई नजाकत थी और ना ही कोई अदा। अनामिका तेज और लंबे कदम भरते हुए होटल के मेन गेट से बाहर निकल गई। आगे बढ़ते हुए अनामिका ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाईं और उसकी नजर एक ब्लैक कलर की लग्जरियस कार पर जाकर रुकी, जो कि काफी अच्छी तरह से डेकोरेटेड थी। अनामिका को समझते देर नहीं लगी कि वो उसके लिए ही खड़ी है। तेज कदम भरते हुए अनामिका कार की पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। कार में बैठे ही अनामिका ने कार की हेड सीट से अपना सर टिकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। रजत ने अनामिका को जैसे ही कार की पैसेंजर सीट पर बैठते देखा, उसने ड्राइवर से कार की चाबी ली और ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ा गया। लेकिन अचानक ही उसके बाद बढ़ाते कदम अपनी जगह पर ही रुक गए, जब उसने देखा कि वही लड़की जिसे अनामिका ने कमरे में रुका था, वो कार की विंडो को नॉक कर रही थी। उस लड़की को देख रजत ने अपने कदम एकदम से रोक लिए। अनामिका ने नॉक की आवाज सुनते ही कार की विंडो को नीचे किया और सामने ज्योति को पाया। दोनों के बीच कुछ पल दिखावे के लिए बातें हुई और इसी बीच काले कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज ज्योति ने अनामिका की तरफ सबकी नजरों से बचाते हुए दे दी। अनामिका ने जल्दी से वो चीज ली और अपने पीछे छिपा दिया। कुछ पल बात करने के बाद ज्योति वहां से चली गई। ज्योति को जाते हुए रजत ने देखा तो वो वापस कार की तरफ मुड़ा और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कार की स्टीयरिंग व्हील संभाली। धीरे धीरे कार आगे बढ़ी और अपनी मंजिल के लिए निकल गई। अनामिका ने कार की हेड सीट से सर टिकाए हुए अपनी आंखें बंद की हुई थीं। अनामिका ने रजत पर अब तक ध्यान नहीं दिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि अनामिका ने एक नजर उठाकर रजत को देखा तक नहीं था कि वो कैसा दिखता है। रजत को अनामिका ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो दूसरी तरफ रजत की नजरें तो सिर्फ और सिर्फ अनामिका को ही देख रही थी। रजत का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर नहीं बल्कि अनामिका पर था। अनामिका को मानो समझने की कोशिश कर रहा था। काफी रात हो चुकी थी, जिस वजह से सड़क पूरी खाली थी और रजत काफी तेजी से ड्राइव कर रहा था। अनामिका ने हेडसेट पर अपना सर रखकर अपनी आंखों को बंद कर रखा था, मगर रजत की नजरों को वह अपने ऊपर साफ महसूस कर सकती थी। 40 से 45 मिनट के बाद जब कार रुकी तो अनामिका ने बिना रजत की तरफ एक बार देखें अपनी आंखें खोली और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और तेज कदमों से अपने सामने मौजूद विला की ओर बढ़ गए। शहर के पॉश एरिया में बना ये विला
काफी ज्यादा लग्जूरियस और खूबसूरत था। इस विला के आगे एक बड़ा सा गार्डन, विला के नजदीक ही एक बहुत बड़ा सा पेड़, जो कि विला के एक कमरे के नजदीक ही था, जो कि सीधे उसकी बालकनी में जा रहा था। विला के दरवाजे पर ही कुछ महिलाएं सजी धजी मानो उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। अनामिका ने उन सबको इग्नोर कर दिया था। उसका बिल्कुल भी ध्यान उन लोगों पर नहीं था। अनामिका विला के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही अंदर जाने को हुई, तभी उसके कानों में का एक प्यारी सी आवाज आई, जिसने उसके कदमों को आगे बढ़ाने से रोक दिया। भाभी रुकिए, आवाज देते हुए एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल की ही होगी, वो अनामिका के पास आई। अनामिका ने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा, मगर उससे कुछ कहा नहीं। कौन है वह लड़की? क्यों रोका उसने अनामिका को? क्या है अनामिका की सच्चाई? क्या दिया है ज्योति ने अनामिका को? चैप्टर 5, माय सपाई वाइफ। अनामिका तेज कदमों से आगे बढ़ रही है, तभी किसी ने उसे आवाज देकर उसे रोक दिया। अनामिका ने उस लड़की की ओर देखा, मगर कुछ कहा नहीं। वो लड़की चलकर अनामिका के पास आए। वो लड़की एक गाउन पहने हुए चलकर अनामिका के पास आई और मुस्कुराते हुए अनामिका से कहा, मैं जानती हूं भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भैया ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, बट एटलीस्ट गृह प्रवेश की रस्म के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप बेशक चली जाइएगा। पहले तो अनामिका का मन था कि वो उस लड़की को पूरी तरह से नजरअंदाज करके वहां से चली जाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से उस लड़की ने अनामिका से बात की और जो मासूमियत उस लड़की के चेहरे पर थी, उसे देखने के बाद अनामिका ने अपना मन बदला और चुपचाप दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। जैसे उस लड़की को पता था कि अनामिका कुछ कहेगी नहीं और उसके रुकने का क्या मतलब है। उसने जल्दी से ही गृह प्रवेश की रस्म शुरू कर दी। तिलक, आरती और पूजा के बाद एक कलश में चावल अनामिका के पैरों के पास रख दिया गया। अनामिका ने उसे अपने पैर से ठोकर मारी और घर के अंदर अपने कदम रखे, मगर उसके बाद वो एक पल भी वहां नहीं रुकी और विला के अंदर अपने कदम बढ़ा दिए। अनामिका एक पल के लिए भी उस जगह पर रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर एक गुजरते पल के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वो जानती थी कि वो गुस्से में अपना आपा खो जाती है। इसीलिए वो वहां बिल्कुल भी ठहराना नहीं चाहती थी। जैसे उस लड़की को पता ही था अनामिका कुछ ऐसा जरूर करेगी, वो भागकर अनामिका के पास आई और अनामिका से कहा, भाभी आपका कमरा ऊपर है, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अनामिका ने अपनी तिरछी नजर से उस लड़की को देखा और एक बार सर हिलाकर जवाब दिया, मगर एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। फिर अपने कदम सीढ़ियों की ओर बढ़ा दिए। उस लड़की को भी समझ आ गया कि अनामिका नहीं चाहती कि वो उसके पीछे आए, इसलिए वो अनामिका के पीछे नहीं गई। ये तो अनामिका काफी तेज और लंबे कदम भरते हुए आगे बढ़ रही थी, मगर उसे चलने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी हुआ था जब उसने इस तरह के कोई कपड़े पहने थे। कुछ ही देर में रजत भी विला के अंदर आया तो घर की महिलाओं ने उसे घेरा और कहा, कितनी नकचरी लड़की है, ना बारों का कोई लिहाज ना आदर सम्मान। ये किस तरीके का बर्ताव है इस लड़की का? आगे उनमें से कोई भी और कुछ कहता, इससे पहले ही रजत ने उन सबसे थोड़े करे लहजे में कहा, आप लोगों को इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे बड़ों का सम्मान करना अच्छी तरह आता है। फिलहाल उसे अकेला छोड़ दें और ज्यादा कोई उसे परेशान नहीं करेगा। रजत ने अपनी बात खत्म की, तभी वो लड़की भी वहां आ गई और उन महिलाओं से बोली, भैया सही कह रहे हैं, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो इस तरह से बर्ताव कर रही है। वो बुरी नहीं है और आप लोग उन्हें अकेला छोड़ दें। वो महिलाएं वहां से चली गईं और वो लड़की भी वहां से अपने कमरे की ओर बाहर गई। रजत ने एक गहरी सांस भरी, फिर वो भी अपने कमरे की तरह पैर रच गया और वह जैसे ही सीढ़ियां चढ़ाने को हुआ, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, मिस्टर सिंह, मुझे आपसे बात करनी है, समथिंग एजेंट अबाउट सांची। सांची का नाम सुनते ही रजत के कदम अपनी जगह पर ही जैसे जम गए। उसने पलटकर देखा तो दरवाजे पर सांची की दोस्त ही खड़ी थी। रजत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया और ज्योति से बोला, आई एम सॉरी मिस, मैं आपको नहीं जानता, तो मुझे कुछ भी
अपनी पत्नी के बारे में आपसे नहीं जानना। ज्योति ने थोड़ी सीरियस लहजे में कहा। मैं समझती हूं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको दूसरों की बातों को सुनकर उन पर भरोसा करने की आदत नहीं है। पर होश में आते ही उसने मुझे कमरे में रोका था। इससे आपको मेरी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में पता चल चुकी होगी। और अगर आप अपने परिवार की और अपने इस सो कोल्ड रिश्ते की भलाई चाहते हैं तो प्लीज ज्योति की बात सुनकर रजत थोड़ा सोच में पड़ गया। हालांकि रजत को ज्योति की बात माननी तो नहीं थी, मगर सुनने में हर्ज ही क्या है ये था, इसलिए रजत ने सहमति में सिर हिला दिया। रजत ज्योति को लेकर गार्डन एरिया की ओर बैठ गया। गार्डन एरिया में आने के बाद रजत अनामिका को गार्डन एरिया में ले गया, जहां यह पहले से ही व्हाइट कलर की कुर्सियां लगी हुई थीं। गार्डन का एरिया काफी खूबसूरत था। ज्योति वहां आए और उस जगह को ध्यान से देखने लगी। ज्योति की नजरों में कुछ ऐसा था जैसे उस जगह को वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हो। गार्डन एरिया में आने के बाद काफी देर तक उन दोनों के बीच खामोशी बनी रही। जहां एक तरफ ज्योति उस घर, उस जगह को और रजत को भी ऑब्जर्व कर रही थी, तो वही रजत की भी पैनी निगाह ज्योति पर ही थी। वो ज्योति के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था, मगर ज्योति खामोश खड़ी थी। जब काफी देर तक ज्योति ने कुछ नहीं कहा, तो रजत नहीं, खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? मैं सुन रहा हूं। ज्योति ने एकदम से रजत की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डर, थोड़ी हिचकिचाहट सी थी। क्या चल रहा है अनामिका के दिमाग? क्या बात करनी आई है ज्योति रजत से? ज्योति की बात सुनने के बाद क्या करेगा रजत? क्या रजत ज्योति की बातों का विश्वास करेगा, या फिर अब भी उसका विश्वास अनामिका के साथ रहेगा? कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए बनिए माई सपाई वाइफ। चैप्टर 6। रजत अपने कमरे की ओर बरैच ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने आवाज दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सांची की दोस्त खड़ी थी। ज्योति ने रजत से कहा कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। पहले तो रजत उससे कोई बात करना नहीं चाहता था, मगर फिर कुछ सोचकर उसने उसकी बात मान ली और फिर दोनों ही गार्डन में बात करने के लिए चले गए। रजत गार्डन में खड़ा था और ज्योति के कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। कुछ पल के बाद भी जब ज्योति ने कुछ नहीं कहा, तो रजत ने ही चुप्पी तोड़ते हुए ज्योति से कहा, कहिए क्या कहना है आपको? क्या बात करना चाहती है आप सांची के बारे में, मैं सुन रहा हूं। ज्योति कुछ भी कहने से पहले हिचकिचा रही थी। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थीं। वो कुछ भी कहने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहती थी। उसने ध्यान से अपने शब्दों को चुनते हुए रजत से कहा, सांची को आप जो समझते हैं, जैसा समझते हैं वो वैसी नहीं है। आपको सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा होगा। मैं इस बात को समझ सकती हूँ, इट साउंड्स वियर्ड, बट आपकी भलाई इसी में है कि आप सांची से दूर रहें और उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई भी काम ना करे, वरना वो अनकंट्रोलेबल है। इतना कहकर ही ज्योति चुप हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे की और रजत की किसी रिएक्शन का वेट करने लगी। रजत अपनी आईब्राउ सिकोड़कर ज्योति को ही देख रहा था और अपने चेहरे के भाव को अजीब करते हुए रजत ज्योति से बोला, कहना क्या चाहती है आप? मैं अपनी ही बीवी से दूर रहो क्यों? और मैं उसे क्यों गुस्सा दिलाऊंगा? इस बात का क्या मतलब है? रजत की आवाज में, उसके लहजे में एक अलग सी शांति और ठंडक थी। ज्योति ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मैं किसी तरह का मजाक नहीं कर रही हूं मिस्टर सिंह। अगर आप अपने और अपने फैमिली की भलाई चाहते हैं तो सांची से दूर रहिएगा। दरअसल जिससे आप सांची कह रहे हैं वो सांची नहीं है, अनामिका है। और इस वक्त उसे प्रोवोक करने का साफ मतलब है कि अपने लिए बेवजह की मुसीबत बुलाना। रजत खामोशी से ज्योति को अपनी गहरी नजरों से देख रहा था, मानो वो ज्योति के अंदर झांक रहा हो। ज्योति के बात पर रजत को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था, और यह बात उसके बात करने के तरीके में महसूस की जा सकती थी। रजत ने ज्योति से कहा, अगर वो मेरे पास नहीं आना चाहती तो मुझसे कभी शादी नहीं करती, और अगर वो चाहे तो मुझे खुद से दूर रहने को कह सकती है। उन्हें इस बात का पूरा हक है, पर यह बात उन्हें मुझसे कहनी होगी, ना कि आपको
और मैं किसी तीसरे की बात पर भरोसा करके रिएक्ट करने वालों में से नहीं हूं। वो मुझसे दूर रहना चाहती है, रह सकती है, मगर उनकी मर्जी होनी चाहिए, ना कि मैं आपकी बात मानूंगा। अब आप जा सकती हैं यहां से। कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और घर के मेन गेट की ओर इशारा कर दिया। रजत ने एक तरह से बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए ज्योति की इंसल्ट करती थी और घर का दरवाजा दिखा दिया था। ज्योति को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे रजत का ये कहना बुरा नहीं लगा। उसे खुशी हो रही थी कि उसकी दोस्त को इतना अच्छा पार्टनर मिला है, मगर अब उसे इस इंसान पर तरस भी आ रहा था। उसकी दोस्त जैसी है, अगर रजत ने उसके करीब जाने की कोशिश भी की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ज्योति ने फिर रजत को समझने की कोशिश की और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर रजत के फेस एक्सप्रेशन से यह साफ था कि वो कुछ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसलिए ज्योति ने अपना मुंह बंद किया और चुपचाप वहां से चली गई। जाते हुए ज्योति मन ही मन खुद से बोली, इसे क्या लगता है, मुझे यहां से निकालकर इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ली है। अगर कोई कुछ समझाता है तो लोगों को सुनने समझने में क्या तकलीफ हो जाती है। अगर इसने अनामिका के पास जाने की कोशिश भी की तो अनामिका पता नहीं इसके साथ क्या करेगी। रहने दो, क्या कर सकते हैं। अगर किसी को अपना सर ही फुरवाना है तो फुरवाए। आ बैल, मुझे मार वाली हरकत करनी है तो करें जाकर, मुझे कोई मतलब नहीं है। अपने आप में ही भुनभुनाते हुए ज्योति सिंह विला से चली गई। सिंह विला के चारों ओर काफी गार्ड्स थे। रजत ने एक पल के लिए चारों ओर देखा और घर के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। रजत विला के अंदर गया और सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दी। सिंह विला के कुछ ही दूरी पर 4 ब्लैक कार आकर रुकी। दूसरी कार का दरवाजा खुला और उससे एक आदमी बाहर आया। वो तीसरे कार के पास गया और उसका डोर ओपन किया। उसके अंदर एक और आदमी बैठा हुआ था, जिसके पास कुछ लैपटॉप और गैजेट रखे हुए थे। उस आदमी की उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। दरवाजा खुलते ही उस आदमी ने एक नजर अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, 2.5 मिनट। पहले आदमी ने सर हिलाया और इंतजार करने लगा। 2.5 मिनट खत्म होते ही कार के अंदर बैठे आदमी ने बोला, डन। उसके इतना कहते ही कार के बाहर खड़े इंसान ने अपनी वॉच में देखा और एक बटन प्रेस कर दिया, जिसके बाद उस वॉच में रेड लाइट ऑन हो गई। जिसके तुरंत बाद ही बाकी के कार से भी कई सारे लोग बाहर आए। वो सब लोग काले कपड़े डिड्ढों में थे। वो सब लोग एक साथ अलग अलग रास्तों से सिंह विला की ओर बढ़ गए। स्ट्रीट लाइट जल रही थी और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में ही वो सब लोग अपने अपने रास्तों से आगे बढ़ रहे थे। सभी लोग सिंह विला के करीब आए और अपने अपने रास्तों से सिंह विला के अंदर घुसने लगे। विला के अंदर आते ही उन सभी ने काले रंग की एक सीटी जैसा कुछ अपने मुंह में लिया और उसमें फूंकने लगे। उसे एक पतली से डांट निकली और गार्ड्स के गर्दन में जा लगी, जिसके लगते ही सारे गार्ड्स एक एक कर बेहोश हो गए। गार्ड्स के बेहोश होते ही उन सभी लोगों ने अपने वॉच की तरफ देखा, जिसमें रेड लाइट ऑन थी। उसमें फिर से एक बटन प्रेस किया, जिसके बाद उन सारे वॉचेस में अब येलन लाइट ऑन हो गई। वो पहला आदमी जो सबसे पहले कार से बाहर आया था, उसके वॉच में भी येलो लाइट ऑन हो गई, मगर उसके वॉच में जो येलो लाइट थी उसमें हल्का सा ऑरेंज शेड भी था। उसने अपनी कमर के पीछे से एक गन निकाली और उसका लिवर खींचकर उसे लोड किया और वापस अपनी कमर में पीछे की तरफ डाल दी और अपने कदम सिंह विला की ओर बढ़ा दिए। उस आदमी के साथ लगभग 4 लोग आगे बढ़ रहे थे। वो सभी एक साथ मेन गेट से सिंह विला के अंदर गए। दूसरी तरफ अपने कमरे में मौजूद अनामिका बालकनी में खड़े होकर चांद की ओर ही देख रही थी। चांद के हल्की रोशनी उसके ऊपर पियाज रही थी। वो बालकनी के दरवाजे पर ही खड़ी थी, वो बाहर नहीं निकली थी। अनामिका की आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे कि कुछ भी अब अनामिका के अंदर बचा ही ना हो, वो जिंदा होकर भी ना हो। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और रजत कमरे के अंदर आया। उसने अनामिका को बालकनी के पास खड़े देखा। चांद की हल्की रोशनी में अनामिका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था और कुछ कैंडल्स ही जल रही थी, जिनमें से
आधे से ज्यादा पहले ही बूझ चुकी थी। रजत पहले तो कुछ पल दरवाजे पर खड़े होकर ही अनामिका को देख रहा था, मगर फिर उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और अनामिका की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। रजत धीरे से अनामिका के करीब गया और पीछे से उसे अपने सीने से लगाते हुए अपनी बाहों को उसके कमर से होते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। अब अनामिका रजत के बाहों के घेरे में थी। अनामिका को अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई और किसी के बाहों का घेरा अपने शरीर पर महसूस करते ही अनामिका ने एक झटके से खुद को उस घेरे से आजाद किया और अपने पीछे खड़े शख्स को एकदम से धक्का दे दिया। बिना एक पल की देरी किए हुए अनामिका ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और सीधे रजत पर पॉइंट कर दी। कमरे के अंदर अभी इतना अंधेरा था कि अनामिका रजत का चेहरा नहीं देख सकती थी। वो गुस्से से बस रजत की तरफ घुरे जा रही थी। दूसरी तरफ विला के दरवाजे पर वो आदमी जब पहुंचा तो उसके लोगों ने उसके आते ही विला का दरवाजा अंदर से खोल दिया। उस आदमी ने जैसे ही विला के अंदर कदम रखा, अपने लोगों की तरफ देखा तो उसके लोगों ने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। उस आदमी को अपने आदमियों की बात समझते देर नहीं लगी और सीधे सीढ़ियों की तरफ उस आदमी ने अपने कदम बढ़ा दिए। कमरे के अंदर अनामिका रजत के ऊपर गन तानी हुई थी और गुस्से से उसे ही देख रही थी। अपने दांत पीसते हुए अनामिका ने रजत से पूछा, कौन हो तुम और हिम्मत भी कैसे की मुझे हाथ लगाने की? रजत कंफ्यूज होकर अनामिका को ही देख रहा था। कुछ पल तक जब अनामिका को जवाब नहीं मिला तो गुस्से से उसने फिर कहा, जवाब दो, वरना तुम्हारी खोपड़ी खोलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ना मुझे मरने से डर लगता है और ना ही मारने से। जवाब दो वरना। अनामिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और पर 5 लोग काले कपड़े में खड़े थे। अनामिका या रजत, कोई भी उनमें से उन लोगों का चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि कमरे के बाहर भी काफी अंधेरा था। उन लोगों में से एक आदमी आगे आया और बोला, अनामिका, चीफ तुमसे मिलना चाहते हैं अभी। अनामिका अपनी पैनी नजरों से उन लोगों को ही देख रही थी और रजत हैरानी और परेशानी से। अनामिका ने अपनी गन नीचे की और सिर्फ एक बार धीरे से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उस आदमी ने भी सर हिलाकर जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाकर चलने का इशारा किया। अनामिका 1 से 2 कदम आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उस आदमी को जब महसूस हुआ कि अनामिका ने अपने कदम रोक लिए हैं और वो आगे नहीं आ रही, तो अपने सवालिया नजरों से अनामिका को देखने लगा। इतना अंधेरा था कि अनामिका रजत का चेहरा नहीं देख सकती थी। वो गुस्से से बस रजत की तरफ घुरे जा रही थी। दूसरी तरफ विला के दरवाजे पर वो आदमी जब पहुंचा तो उसके लोगों ने उसके आते ही विला का दरवाजा अंदर से खोल दिया। उस आदमी ने जैसे ही विला के अंदर कदम रखा, अपने लोगों की तरफ देखा तो उसके लोगों ने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। उस आदमी को अपने आदमियों की बात समझते देर नहीं लगी और सीधे सीढ़ियों की तरफ उस आदमी ने अपने कदम बढ़ा दिए। कमरे के अंदर अनामिका रजत के ऊपर गन तानी हुई थी और गुस्से से उसे ही देख रही थी। अपने दांत पीसते हुए अनामिका ने रजत से पूछा, कौन हो तुम और हिम्मत भी कैसे की मुझे हाथ लगाने की? रजत कंफ्यूज होकर अनामिका को ही देख रहा था। कुछ पल तक जब अनामिका को जवाब नहीं मिला तो गुस्से से उसने फिर कहा, जवाब दो, वरना तुम्हारी खोपड़ी खोलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ना मुझे मरने से डर लगता है और ना ही मारने से। जवाब दो वरना। अनामिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और पर 5 लोग काले कपड़े में खड़े थे। अनामिका या रजत, कोई भी उनमें से उन लोगों का चेहरा नहीं देख सकता था क्योंकि कमरे के बाहर भी काफी अंधेरा था। उन लोगों में से एक आदमी आगे आया और बोला, अनामिका, चीफ तुमसे मिलना चाहते हैं अभी। अनामिका अपनी पैनी नजरों से उन लोगों को ही देख रही थी और रजत हैरानी और परेशानी से। अनामिका ने अपनी गन नीचे की और सिर्फ एक बार धीरे से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उस आदमी ने भी सर हिलाकर जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाकर चलने का इशारा किया। अनामिका 1 से 2 कदम आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उस आदमी को जब महसूस हुआ कि अनामिका ने अपने कदम रोक लिए हैं और वो आगे नहीं आ रही, तो अपने सवालिया नजरों से अनामिका को देखने लगा। अनामिका रजत का चेहरा नहीं देख सकती थी। वो गुस्से से बस रजत की तरफ घुरे जा रही थी। दूसरी तरफ विला के दरवाजे पर वो आदमी जब पहुंचा तो उसके लोगों ने उसके आते ही विला का दरवाजा अंदर से खोल दिया। उस आदमी ने जैसे ही विला के अंदर कदम रखा, अपने लोगों की तरफ देखा तो उसके लोगों ने ऊपर की तरफ इशारा कर दिया। उस आदमी को अपने आदमियों की बात समझते देर नहीं लगी और सीधे सीढ़ियों की तरफ उस आदमी ने अपने कदम बढ़ा दिए। कमरे के अंदर अनामिका रजत के ऊपर गन तानी हुई थी और गुस्से से उसे ही देख रही थी। अपने दांत पीसते हुए अनामिका ने रजत से पूछा, कौन हो तुम और हिम्मत भी कैसे की मुझे हाथ लगाने की? रजत कंफ्यूज होकर अनामिका को ही देख रहा था। कुछ पल तक जब अनामिका को जवाब नहीं मिला
तो गुस्से से उसने फिर कहा, जवाब दो, वरना तुम्हारी खोपड़ी खोलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ना मुझे मरने से डर लगता है और ना ही मारने से। जवाब दो वरना। अनामिका ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और पर 5 लोग काले कपड़े में खड़े थे। अनामिका या रजत, कोई भी उनमें से उन लोगों का चेहरा नहीं देख सकता था, क्योंकि कमरे के बाहर भी काफी अंधेरा था। उन लोगों में से एक आदमी आगे आया और बोला, अनामिका, चीफ तुमसे मिलना चाहते हैं अभी। अनामिका अपनी पैनी नजरों से उन लोगों को ही देख रही थी और रजत हैरानी और परेशानी से। अनामिका ने अपनी गन नीचे की और सिर्फ एक बार धीरे से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उस आदमी ने भी सर हिलाकर जवाब दिया और हाथ आगे बढ़ाकर चलने का इशारा किया। अनामिका 1 से 2 कदम आगे बढ़ी, मगर फिर अचानक ही उसके कदम रुक गए। उस आदमी को जब महसूस हुआ कि अनामिका ने अपने कदम रोक लिए हैं और वो आगे नहीं आ रही, तो अपने सवालिया नजरों से अनामिका को देखने लगा।